अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इसकी अगर हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लाइट विथ मैटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी वो है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन मालूम करते हैं कि मैटर के साथ क्या है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, थोड़ा सा मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बताता हूँ जो बुक के लिहाज से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम एनर्जी जो है वो किसकी है, रेडियो वेव की। रेडियो वेव से फिर एनर्जी बढ़ती है माइक्रोवेव की, माइक्रोवेव से आ जाती है इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड से आ जाता है फिर एनर्जी बढ़ने का सिलसिला आता है विजिबल में, और विजिबल में सबसे कम एनर्जी जो है वो रेड की है और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो वॉयलेट की आती है। फिर वॉयलेट के बाद स्पेक्ट्रम शुरू हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, फिर आ जाता है एक्स रेज और गेमा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ये ऑर्डर आपने क्या करना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, याद रखना है कि सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रा, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रेज और फिर गेमा रेज। फिर इसी तरीके से अगर वेवलेंथ की अगर बात करेंगे तो वेवलेंथ में ऑर्डर यही रिवर्स हो जाएगा। एनर्जी के लिहाज से ये ऑर्डर यहाँ से यहाँ चल रहा था, देखो एनर्जी के लिहाज से ऑर्डर यहाँ से यहाँ चल रहा था, और इसी तरीके से वेवलेंथ की अगर हम बात करते हैं, एनर्जी और वेवलेंथ के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। तो वेवलेंथ सबसे कम जो है वो गेमा रेस की है, फिर एक्स रेस की वेवलेंथ इससे ज़्यादा है, फिर अल्ट्रावायलेट की इससे ज़्यादा है, फिर विजिबल लाइट की आ जाएगी, फिर विजिबल में सबसे कम वेवलेंथ जो है वो अल्ट्रावायलेट की और सबसे ज़्यादा रेड की है, फिर इंफ्रारेड की इससे ज़्यादा है, फिर माइक्रोवेव की और फिर रेडियो वेव की है। ये इस तरह ये ऑर्डर है। तो ये तमाम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मैटर के साथ टकराती हैं, उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गेमा, ये जो बताई थी उनमें से कुछ भी हो सकती है, ऑफ लाइट विथ मैटर। मैटर के साथ वो टकराती हैं तो उनका क्या इंटरेक्शन होता है उसके बारे में हम स्टडी स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। नोट करके हमने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं। इट इज़ अ पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर जानने के लिए एक पावरफुल एनालिटिकल यानी एनालिसिस कहते हैं ना, तज्जिया करने को। तो ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एक इंपॉर्टेंट जो है वो टेक्निक है। इट इज़ ईजियर एंड टेक वेरी लिटिल टाइम टू एनालाइज अ सैंपल। ये जो है वो ईजियर है, आसान है, बहुत कम टाइम में ये सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं। इट रिक्वायर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज़ टू बी एनालाइज। बहुत ही, जिस सैंपल को हमें एनालाइज करना होता है ना, तो हमें बहुत कम मिकदार में हमें सैंपल चाहिए होता है और कम सैंपल से भी हम एनालाइज कर लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। इट प्रोवाइड्स मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल मॉलिक्यूल, और ये केमिकल मॉलिक्यूल के हवाले से जो है वो काफ़ी रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है। अब एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है हम बात करेंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी आर गिवन एज एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड के एनालिसिस के तौर पे इस्तेमाल होता है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग सिंथेसिस, कोई भी दवाई जब तैयार होती है ना तो उसकी क्वालिटी को जज करने के लिए भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। एनालिसिस ऑफ वाटर पोल्यूशन के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए। एनालिसिस ऑफ फॉरेंसिक मटेरियल, फॉरेंसिक मेडिसिन में जो डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। इट हेल्प्स इन स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिफरेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर की एनालिसिस में भी क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, अगर हम बात करते हैं इसके डिफरेंट मेथड्स की, अगर हम बात करते हैं हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यहाँ बात करते हैं मेथड्स की। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा मुझे लग रहा है कि हमें फोकस करना चाहिए। मेथड्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। सनलाइट्स कंसिस्ट ऑफ अ वाइड range of electromagnetic waves including radio waves, microwaves, infrared radiation, visible radiation, ultraviolet radiation। भाई सूरज से आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, उसमें कोई वेव्स होती है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, ये बहुत सारी हो सकती हैं। when electromagnetic radiation interact with the molecule, some of the rays are absorbed by the molecule while other are transmitted। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मॉलिक्यूल के साथ
साथ इंटरेक्ट करती हैं तो कुछ रेज जो होती हैं वो मॉलिक्यूल क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वाइल अदर आर ट्रांसमिटेड, कुछ रेज को वो गुजरने देता है। द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। और जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो एब्जॉर्ब हुई ना भाई, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसी मॉलिक्यूल से टकराती है उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ गुजर जाता है। अब जो हिस्सा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो हिस्सा जो लाइट का एब्जॉर्ब होता है उससे हमें क्या होती है, एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, उसका डिफरेंट ग्राफ बनते हैं और इस ग्राफ की मदद से मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। Various method of spectroscopy commonly used to analyze and characterize the compound। कई methods जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो है वो यूज होते हैं जो कंपाउंड की एनालिसिस और इसके कैरेक्टर को जानने के लिए। तो वन बाय वन हम जो है वो तमाम को शुरू करते हैं, जिसमें आज के इस लेक्चर में हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मैंने अभी आपको ग्राफ बताया ना पूरा, अभी ये जो ग्राफ था इसमें अगर आपको याद हो ये इंफ्रारेड थी जिसकी एनर्जी जो है वो विजिबल लाइट से क्या है, कम है। तो विजिबल लाइट से कम है तो इसी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल जो होता है वो किस में होता है, इज यूज्ड टू डिटेक्ट द टाइप ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड्स है उसके टाइप मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हेलोजिन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप है ये इसकी पहचान कर सकता है और दूसरा जो है वो बॉन्ड को जो टाइप है उसको डिटेक्ट करने में इस्तेमाल होता है। अब यूनिट की हम बात करेंगे इंफ्रारेड, IR शॉर्ट में जो है ना। इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो क्या है, इसकी यूनिट है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। देखें अगर इस ग्राफ में अगर देखो तो यहाँ देखो वेवलेंथ इतनी छोटी नजर ही नहीं आ रही, वेवलेंथ इतनी छोटी नजर नहीं आ रही। अल्ट्रावायलेट की देखो वेवलेंथ इन्होंने थोड़ी सी बढ़ा दी, विजिबल लाइट की और ज़्यादा बढ़ा दी, और इंफ्रारेड की देखो कितनी ज़्यादा बढ़ा दी। देखो क्रस्ट, दो क्रस्ट के दरमियान का फासला या दो ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है। तो इंफ्रारेड की देखो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ देखो इसकी विजिबल की थोड़ी कम थी, अल्ट्रावायलेट की और छोटी थी, इसकी बहुत छोटी थी, गेमा इसकी बहुत छोटी थी। इंफ्रारेड की माइक्रोवेव की और बढ़ गई और रेडियो वेव की और ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ इसको जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो क्या है, इसकी यूनिट है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। द मोस्ट यूजफुल इंफ्रारेड रेडिएशन रेंज लाइज बिटवीन 4000 to 670 सेंटीमीटर इनवर्स। मोस्ट जो ज़्यादातर जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो इस्तेमाल होती है वो जो है वो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 670 के दरमियान वाली जो रेडिएशन होती है उसका इस्तेमाल होती है। अब जो है वो इंफ्रारेड के कुछ रीजन है। नियर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड कौन सा है, नियर इंफ्रारेड रेडिएशन 12,000 से लेकर 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स के दरमियान है। मिडल इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो 4,000 से लेकर 200 सेंटीमीटर इनवर्स है, और फार इंफ्रारेड जो है वो 200 से लेकर 10 सेंटीमीटर इनवर्स के दरमियान इसकी क्या है, ये वेवलेंथ होती है। ये कुछ रीजन है जो कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने पड़ेंगे। अब आइए हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं कि ये किस तरह काम करता है। द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑलरेडी अंडरगो वाइब्रेशन एंड रोटेशन इन देयर नॉर्मल रूटीन। भाई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना एटम्स के अंदर ऑलरेडी क्या कर रहे होते हैं, वो वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, रोटेशन कर रहे होते हैं नॉर्मल रूटीन में। When the molecule absorb infrared radiation, it leads to increased intensity of vibration। जैसे ही इंफ्रारेड रेडिएशन ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी वाइब्रेशन की इंटेंसिटी में क्या हो जाता है, इजाफा होता है। पहले अगर इस तरह वाइब्रेट करे तो अब रेडिएशन के बाद रेडिएशन में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। दिस वाइब्रेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेमली बॉन्ड स्ट्रेचिंग एंड बॉन्ड बेंडिंग। अब ये वाइब्रेशन दो तरह की हो सकती है। एक वाइब्रेशन क्या हो सकती है, बॉन्ड स्ट्रेचिंग, बोन की लंबाई को क्या कर दे, बढ़ा दे, बोन को थोड़ा लंबा कर दे, या बोन को थोड़ा सा क्या कर दे, बेंड कर दे। जैसे अगर मैं यहाँ बुक वाली डायग्राम की अगर बात करता हूँ तो इसमें अगर देखो वाइब्रेशन जो है ये शो कर रहा है कि बोन स्ट्रेचिंग हो रही है, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, या एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में। या बोन बेंडिंग है, बोन बेंडिंग क्या है कि ये एक बोन जो है वो दूसरे की तरफ आ गया, या दोनों एक दूसरे की तरफ आ गए। तो या तो ये बोन एक बोन को बेंड कर देगा या बोन को क्या कर देगा, स्ट्रेच कर देगा, ये वाइब्रेशन। तो हमने कहा दिस वाइब्रेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म की हो सकती है, नेमली बोन स्ट्रेचिंग जो बोन को स्ट्रेच करे या बोन को बेंड करे। इन बोन स्ट्रेचिंग द बोन लेंथ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। बोन स्ट्रेचिंग में या तो बोन की लंबाई में इजाफा हो जाएगा या बोन की लंबाई में कमी आ जाएगी। वाइल इन बोन बेंडिंग द बॉन्ड एंगल बिटवीन द एटम चेंजेस। बॉन्ड एंगल में क्या आ जाएगी, तब्दीली आएगी। हर मॉलिक्यूल का आपको मालूम है ना बॉन्ड एंगल अलग होता है, स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं।
तो ये डायग्राम भी हमने यहाँ बना के दे दी कि भाई या तो लंबाई में इजाफा हो रहा है या स्ट्रेचिंग में लंबाई में कमी आ रही है और बॉन्ड एंगल में क्या आ रही है, तब्दीली आ रही है. The bending and stretching of each type of bond present in the molecule occur at particular frequency of IR spectrum and show the signal at a particular region. अब ये बॉन्ड बेंडिंग और स्ट्रेचिंग जो होती है ना, हर किस्म के बॉन्ड जो है, द बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. भाई मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरह का बॉन्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की बेंडिंग होगी, स्ट्रेचिंग होगी. अकर एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये होगा एंड शो द सिग्नल एट अ पर्टिकुलर रीजन. और एक पर्टिकुलर सिग्नल हमें उससे क्या होते हैं, मिलते हैं. देयर आर टू रीजन इन IR स्पेक्ट्रम. IR स्पेक्ट्रम में जो है वो दो रीजन है. एक कहलाता है फिंगरप्रिंट रीजन जिसकी वेवलेंथ जो होती है वो 500 से लेकर 1500 से लेकर 500 सेंटीमीटर इनवर्स, और दूसरा कहलाता है फंक्शनल ग्रुप रीजन जो कि 4000 से लेकर 500 सेंटीमीटर इनवर्स के दरमियान है. अब इसको अगर मैं थोड़ा समझाऊं तो आपको मैं थोड़ा एग्जांपल से यहाँ समझाता हूँ तो थोड़ा सा और आपको चीज़ें समझ में आएंगी. इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई इथेनॉल जिसका फॉर्मूला C2H5OH बाई IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए अगर हम इथेनॉल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वी शुड नोट द रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इन IR फिंगरप्रिंट एंड फंक्शनल ग्रुप रीजन. हमें जो है वो क्या करना होगा, नोट करना होगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली जो रीजन है. वी शुड नोट द रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड. हमें एब्जॉर्प्शन बैंड को नोट करना है इन IR फ्रीक्वेंसी, फंक्शनल फिंगरप्रिंट एंड फंक्शनल ग्रुप रीजन. फंक्शनल ग्रुप रीजन वाली फ्रीक्वेंसी हम उसको देंगे और फिंगरप्रिंट वाली देंगे और नोट करेंगे कि इनका एब्जॉर्प्शन वाला बैंड क्या. अ पीक अराउंड 1150 to 1200 सेंटीमीटर शो OH इन बॉन्ड बेंडिंग. जैसे ही हम देते हैं तो एब्जॉर्प्शन वाली अगर फ्रीक्वेंसी अगर 1100 से लेकर 1200 के दरमियान है तो ये शो करती है OH ग्रुप है बॉन्ड बेंडिंग में. और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेचिंग पीक अपीयर एट 1050 to 1100 सेंटीमीटर. और ये वाली अगर एब्जॉर्प्शन हो रही है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की स्ट्रेचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. अ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेच बेंडिंग ऑफ CH2 एंड CH3 ग्रुप आर ऑब्जर्व एट 400 to 1500 सेंटीमीटर. तो अलग अलग तरह की वेवलेंथ हम दे रहे होते हैं और जो जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो अलग अलग जो है वो बॉन्ड को क्या कर रही होती है, रिप्रेजेंट करती है. हमारी बुक में यहाँ इतनी ही इसकी डिटेल है, ज़्यादा इसमें जो है वो डेप्थ नहीं मौजूद. यहाँ हमारे पास जो है वो बाकायदा इसका जो है वो ग्राफ भी इसमें मौजूद है कि ये जो एब्जॉर्प्शन वाले बैंड को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे ही लाइट हम दे रहे होते हैं ये इस बॉन्ड को स्ट्रेच करता है और शो कर रहा है, ये कार्बन ऑक्सीजन को शो कर रहा है, ये OH को शो कर रहा है. ये तो इस ग्राफ की ज़्यादा डिटेल आपके लेवल पर नहीं है, लेकिन सिंपल जो है ये बताया जा रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी वाले का जो है वो फला फला कंपाउंड जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करना. एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ऑर्गेनिक ग्रुप के अंदर मॉलिक्यूल अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को जो है वो ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन उस हवाले से. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो यूज फॉर आइडेंटिफाई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सैंपल टू बी एनालाइज. जो सैंपल एनालाइज करना होता है उसमें इम्प्योरिटीज मौजूद हैं या नहीं है उसको भी ये आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, हेल्प करता है. तो यहाँ जाकर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ. उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.